बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं, उससे भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि चली आ रही है, ख़त्म होने को नाम ही नहीं ले रही, और वह है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल। वो आर्टिकल ऐसा शाया हुआ कि उसने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए रिकॉर्ड कायम कर दिए, और खुद इकोनॉमिस्ट को भी समझ नहीं आई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनका जो आर्टिकल है वो दौड़े चला जा रहा है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, और वो वाक़तन दुनिया भर में इस वक्त पॉपुलर हो चुके हैं, मशहूर हो चुके हैं, मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, और उस इन्हीं शोहरत की बुलंदियों से और मकबूलियत से खाइफ हैं उनके मुखालिफिन, का वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर। इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आपको मालूम है, तफसील देने की जरूरत नहीं है, शाया हुआ, और तकरीबन सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर 6 दिन के अंदर अंदर उस आर्टिकल रसाई हासिल की 3 करोड़ लोगों ने, 30 मिलियन लोगों ने, और 6 दिन में तकरीबन 9 दफ़ा वो ट्वीट किया या पोस्ट किया इकोनॉमिस्ट ने, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी ये रीच हो चुकी है तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा की। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा यही कहा जाता है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश की कि जी इनका जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की, ये सारे उसके कमालात हैं, और ये जितनी भी ट्रेंड बनते हैं, ये सब कुछ होता है, ये फेक है, ये फील्ड में मौजूद नहीं। लेकिन हुआ ये है कि अब डिजिटल का ज़माना है और जदीद तरीन टेक्निक्स आ चुकी हैं। उन टेक्निक्स की बुनियाद पे अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती, कोई फोर्जरी हो नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि खातून एंकर जाए लाहौर की गलियों में और सड़कों पे, और पहले वो ब्रीफ करे उन के जी आपने कहना है कि मैं मुस्लिम लीग नवाज का हूँ, और मुस्लिम लीग नवाज का बनकर आपने बात करनी है और फिर उसकी तारीफ करनी है और उसकी पॉलिसियों की तारीफ करनी है, फिर मुस्लिम लीग नवाज को ज़रा ऊपर उठाना है, नवाज शरीफ साहब को उठाना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी पकड़ी जाती हैं, क्योंकि कैमरे की आंख जो है वो इतनी जालिम हो चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो कहीं ना कहीं से कैच कर लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वो आपको मालूम है कि हमारी कुलीग है, उनका एक वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे एक वीडियो, जिसमें वो मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को समझा रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि आपने क्या कहना है। तो बहरहाल लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ये डिजिटल, और उसमें आपने ट्वीट किया, ट्वीट जैसे ही आप पोस्ट करते हैं, पोस्ट के बाद फौरन पता चल जाता है कि जनाब कितने लोगों ने उसको रीट्वीट किया, कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने मैसेज दिया, कितने लोगों ने देखा, ये सारा पता चल जाता है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त, और इकोनॉमिस्ट डटा हुआ है, जबकि हमारे जो जोहला हैं वो इसी बहस में उलझे रहे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अदरवाइज है। कल इमरान खान साहब ने उसको ओन कर लिया, और जब ओन कर लिया तो उसके बाद बात खत्म हो गई, और उसके बाद फिर जनाबे मिस्टर कोशर ने फिर दाग दिया, एक अदद ट्वीट दाग दिया कि हो हम तो पहले ही कहते थे कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से उसका बता भी दिया कि जनाब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो दी इकोनॉमिस्ट में जो छपा है आर्टिकल, वो इमरान खान साहब का ही है और उन्हीं का तहरीर करता है। मुख्तलिफ अखबारों और मीडिया पर आर्टिकल से मुतालिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये आर्टिकल जो है लिखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतालिक बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी थी। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने 3-4 बातें की, और 3-4 बातें उन्होंने कल दोबारा दोहरा भी दी। कल उन्होंने दोबारा मीडिया के साथ गुफ्तगू करने में दोहरा दी कि किस तरीके से उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। तो बहरहाल ये तो हो गया मामला। अब जी उसके बाद से हुआ यह है कि इमरान खान साहब पे पाबंदियां जो हैं ज्यादा कर दी गई, सख्तियां भी ज्यादा कर दी गई, और उसकी वजह यह बनी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बात नहीं मान रहे, और वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, वो मुक्का नहीं कर रहे, वो समझौता नहीं कर रहे बिल्कुल किसी किस्म का। वो कहते हैं मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, बाकी बात खत्म, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मांगता। तो लिहाजा एक तो उन पे 9 मई के हवाले से उनकी गिरफ्तारियां डाल दी गई हैं, और कोई 10-12 थानों की पुलिस जो है
وہ آج پہنچ گئی اور ان کا ریمانڈ لیا گیا، اور اب 10-12 تھانوں کی پولیس جو ہے عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ لے کے، اب 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے، تو وہ تحقیقات کریں گی، ان سے تفتیش کریں گی، اور جو تفتیشکار جاتے ہیں وہ گپ شپ لگاتے ہیں، خان صاحب سے چائے پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں، مقدمے کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے دوبارہ وہی سوال اٹھایا، اور آج شعیب شاہین صاحب نے بھی دوبارہ باہر آ کے وہی باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان 9 مئی کو ریاستی حراست میں تھے، فوٹیجز بھی غائب کر دی گئیں، کیونکہ 9 مئی کی تحقیقات تو ہونی ہے جنہوں نے عمران خان کو اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہاں سے، تو لہٰذا شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی کو ریاستی حراست میں تھے، فوٹیجز غائب کر دی گئیں، ہائی کورٹ، کور کمانڈر ہاؤس، GHQ گیٹ کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی گئی، یہ سوالیہ نشان ہے، اور عمران خان کی گرفتاری ضمانت کے خوف سے ان کے مقدمات میں ڈالی جا رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن مافیا کا سہولت کار بن کر ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور میرے حلقے میں 90% رزلٹ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا، اور سروے آنے پر پیمرا نے حلقوں میں سروے پر پابندی لگا دی ہے، اور PTI کے پاس ہر حلقے میں 14 تک امیدوار ہیں، ملک میں سب سے زیادہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور DROs اور ROs کی بدنیتی نظر آ چکی ہے، نظریات ڈنڈے جبر اور ظلم سے نہیں بدلے جا سکتے، مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، لاڈلے شہنشاہ کو واپس لا کر مقدمات ختم کیے گئے اور اس کے باوجود ہم الیکشن جیتیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ اب تک جتنی بھی فیسیلیٹیشن کی جا چکی ہے نواز شریف اینڈ کمپنی کو، اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملا، مثال نہیں ملتی کہ اتنی زیادہ ایگریسولی جا کے اور ایک بالکل ننگا پن کا ثبوت دیا جائے کہ نہ آئین کو بھی توڑ دیا، قانون کو بھی توڑ دیا، جمہوریت کو بھی، عدالت کو بھی، وکالت کو بھی، صحافت کو بھی، سب کچھ برباد کر کے ایک لاڈلا کمپنی کے لیے سب کچھ کر دیا، ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس کو واپس لانے کے لیے تو جو سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب 9 مئی سے 12 مقدمات کی سماعت ہے جی، 12 مقدمات کے 12 تھانوں کی، آپ یوں سمجھے کہ 12 تھانوں کی پولیس جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے سے تفتیش کرے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی ترجمان نے ایک باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے، یہ جو کل تاحیات ناہلی نواز شریف صاحب کی ختم کی گئی اور اس کے لیے اتنی بڑی محفل سجائی گئی، تو پاکستان تحریک انصاف کو ریاستی جبر کے ذریعے سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے پھیلائی گئی لاقانونیت کی سب سے بڑھ کر زد دستور اور اس کے روح پر پڑی ہے۔ پچھلے 21 ماہ کے دوران ملک میں سب سے بڑھ کر غیر محفوظ آئین اور ریاست کی دستوری سکیم ہے، اور ایک سوچے سمجھے لندن منصوبے کے تحت دستور کے بیشتر حصے کو معطل، جبکہ اس کے بیشتر کے ساتھ کبھی قانون سازی اور کبھی عدالتی فیصلوں سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی رہی ہے، اور ملک کے سب سے بڑے مجرم اور بھگوڑے پر اقتدار اور سیاست کے دروازے کھولنے اور لوٹ مار کے نئے سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے دستور اور نظام احتساب کے تارو پود جو ہیں وہ بکھیر دیے گئے۔ جو شخص اپریل 2016 سے آج تک لندن جائیدادوں کا حساب دے سکا، نہ اپنی صفائی میں ایک رسید تک پیش کر سکا، اسے NRO دے کر پوری دستوری سکیم اجاڑی جا رہی ہے۔ انجینئرڈ جسٹس کے ذریعے اس مجرم کے عدالتوں پر ننگے حملوں اور ججز کے خلاف سازش و شرانگیزی کے شرمناک اثاثے کو حلال کیا جانا افسوسناک ہے۔ پاناما شریف کی نااہلیت کو اہلیت میں بدلنے والے بے شک اس کے انتخابی ایجنٹ بن جائیں، مگر ایون فیلڈ کی جائیدادوں کے اصل مالک اور ان کے خریداری میں استعمال ہونے والے پیسے کے ذرائع نہ تو قوم کے سامنے رکھے گئے ہیں اور نہ ہی آئندہ رکھے جا سکیں گے۔ نظریہ ضرورت کی منحوس روح کے زیر اثر عدالتوں سے نظریہ لاڈ جو ہے کی تائید و توثیق پاکستان میں سیاست و حکومت میں بدترین بگاڑ کے دروازے کھول رہی ہے۔ ریاستی پناہ اور سرپرستی میں وطن واپس لا کر عدالتوں سے اشنان کروانے کے باوجود قوم اس مجرم کی پیشانی پر تاحیات نااہلی کی مہر ثبت کرنے پر بضد ہے۔ بگھوڑے کو جھاڑ پونچھ کر سیاست میں اتارنے والے اسے گود میں اٹھا کر خود بھی انتخاب میں اترے تو بھی قوم قبول نہیں کرے گی۔ 8 فروری لاقانونیت، لاڈلا سازی اور انصاف کی نیلامی کے جاری سلسلہ تاریخ کے انجام و احتساب کا دن ہے۔ 12.5 کروڑ پاکستانی 8 فروری کو دستور اور جمہوریت کے ساتھ ملک کی اقدار اور اس کے مستقبل کے خلاف کیے گئے ہر مکروہ اقدام کا بدلہ اپنے ووٹ سے لیں گے۔ یہ جاری کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ۔ اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب پہ
तोशा खाना में फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है, उन पे भी और उनकी अहलिया पे तोशा खाना फर्द जुर्म आयद कर दिया कि सरबराहान मुमलकत से 108 तहाइफ मिले और 58 कीमती तहाइफ खुद रख लिए। तमाम मतलूबा शवाहिद, दस्तावेजी सबूत और इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुल्ज़मान के खिलाफ रिपोर्ट हाजिर है। अब बुनियादी बात यह है कि जो कहा गया है कि 108 तहाइफ हैं, इनमें से 58 कीमती तहाइफ खुद रख लिए, तो वो कानून के तहत खरीदे जाते हैं, कानून के तहत उन्होंने खरीदे और उसके बाद वो खरीद करने के बाद वो उनको रखें या उनको बेचें, इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। जबकि असल रुकावट जो है वो और है, जिसमें बचाया जा रहा है साबिक सदर और साबिक वज़राए आज़म को। तो खैर जज वही हैं, मोहम्मद बशीर साहब हैं जी। उन्होंने ये सब कुछ सुनाया और उन्होंने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई और इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और फर्द जुर्म कर दी रिजेक्ट। और उसके बाद अब शुरू हो जाएगा ट्रायल, और ट्रायल शुरू होने के लिए उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी है। अलकादिर ट्रस्ट की जो अलकादिर ट्रस्ट का केस भी साथ ही शुरू कर दिया गया, उनकी नकूल भी दे दी गई है। अब यह जी मुल्ज़मान पर यानी कि इमरान खान और उनकी अहलिया पर कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। कौमी खजाने को नुकसान तो तब पहुंचता है कि अगर कौमी खजाने से चोरी की जाए। ये उनके तहाइफ थे, सरबराहान मुमलिकत ने उनको तहाइफ दिए, जैसे कि दिए जाते हैं, जैसे आर्मी चीफ को दिए जाते हैं, जैसे सदूर को दिए जाते हैं, जैसे डेलीगेशन के साथ बाकी लोगों को दिए जाते हैं, और वो वापस आते हैं, उनकी कीमत मुकर्रर की जाती है। तो ये मुकर्रर की गई और उसके बाद उन्होंने ले लिए। मुल्ज़मान पर तोशा खाना, कौमी खजाना को जी 1573 मिलियन कौमी खजाना कैसे नुकसान पहुंचा। खैर, वजीर वज़ारत उज़्मा के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले, 58 तहाइफ मुल्ज़मान ने रख लिए थे, उनकी हक था। मुल्ज़मान कहाँ से आ गए वो, और जैसे आर्मी चीफ और बाकी सदूर और वज़रा और डेलीगेशन के बाकी लोग रखते हैं, उनमें मिलिट्री सेक्रेटरी भी होते हैं, उनमें बाकी लोग भी होते हैं, उनमें जर्नलिस्टों की भी लिस्ट आई हुई है, तो वो कीमतन वसूल किए जाते हैं। अगर कीमतन आपने वसूल किए हैं, कायदे और ज़ाब्ते के वसूल किए हैं, तो उसमें कोई जुर्म नहीं है। उसके बाद जी तहाइफ तोशाखाना में करवाने के पाबंद थे। रूल्स के मुताबिक हर तोहफा तोशाखाना में जमा करवाना होता है। तो मिलिट्री सेक्रेटरी वजीर आजम जो है मिलिट्री सेक्रेटरी को गवाह बनाया गया है गवाहों की लिस्ट में, और जो गवाह इमरान खान साहब ने गए थे मिलिट्री सेक्रेटरी चीमा को कहा था, लेकिन वो चीमा नहीं, अहमद साहब को उन्होंने कहा है कि जी वो होंगे। उसके बाद जी मुख्तलिफ इसकी तफसील दी गई है। नैब ने तहकीकात में प्राइवेट मार्केट से भी तखमीना लगवाया और ग्राफ ज्वेलरी गिफ्ट की कीमत का तखमीना भी लगवाया, और उसके बाद गवाहान की फहरिस्त में खैर से मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और डिप्टी काउंसलर जनरल यानी कि फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वो हैं, वजीर आजम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज हैं। ये गवाहान की फहरिस्त है। 20 गवाहान जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है जी। और इसके साथ साथ दरखास्त जमानतें भी मुस्तरद कर दी गई तोशाखाना में, और अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की दरखास्त जमानतें भी मुस्तरद कर दी गई, और नैब हुकाम को 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान पेश करने का हुक्म दिया गया है। यानी 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाह आएंगे और 12 गवाहों को लाया जाएगा, और जबकि अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी तारीख मुकर्रर की गई है। और इस सारे कज़िये का एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में जेल में बंद रखना है और उनको रिहा नहीं होने देना। ये है पॉलिटिकल मोटिव इसके पीछे, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए जी तैयार नहीं है इमरान खान साहब, इसीलिए वो डटे हुए हैं और तमाम तर मुसीबतें सौतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।